दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल टैक्स की बात की है। कहा है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लगभग 15% अपना ग्लोबल टैक्स पे करेंगी, ग्लोबल टैक्स पे करेंगी। अब ये खबर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दो कारण से है। पहला कारण ये है कि इंडिया जो है वो OECD का मेंबर है, ठीक है, और दूसरा ये हमारे मेंस के GS3 में जो इकोनॉमिक पोर्शन है उससे ये सवाल डायरेक्टली बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि OECD का ओरिजिन क्या है। अगर हम बात करते हैं PCS3 की बात में तो OECD का हेडक्वार्टर कहां पे होगा, ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और OECD जो ग्लोबल टैक्स की बात करता है इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और इंडिया के लिए कैसे ये हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। दोस्तों 1948 इसका 1948 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत तबाही हुई है। यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जर्मनी हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे आपका फ्रांस हो, काफी तबाही हो चुकी है। अब चूंकि तबाही हो चुकी है, इकोनॉमिक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो अमेरिका 1948 में एक मार्शल प्लान लेकर आता है। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है कि उससे वो डेवलपमेंट हो सके। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, वो बाकी चीजों पे करता है। तो मार्शल प्लान के तहत अमेरिका US जो है यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर यूरोप डेवलप नहीं हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी खतरा रहेगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग एक प्लान होता है और ये इसके बड़े फायदे होते हैं। ये मार्शल प्लान मैं कई बार आप दूसरे वीडियोस होंगे तो उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। मार्शल प्लान ने अपना एक रोल प्ले किया है। कहने को ये इन्वेस्टमेंट था, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्लान था कि किसी जो यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप खत्म हो गया है, लेकिन इसी से ओरिजिन आया NATO का और बाकी चीजों का एक बेस बना। फिलहाल के लिए मार्शल प्लान 1948 में आता है और US ही डिसाइड करता है कि वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। यहां से OEC नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका ओरिजिन होता है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEC ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अंदर मुख्यतः यूरोप की ही कंट्रीज हुआ करती थी और इनका काम था, OEC का काम था कि जो मार्शल प्लान लॉन्च किया है अमेरिका ने उसको देखना कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, क्या यूरोप में जो इकोनॉमिक कंट्रीज तबाह हुई हैं उसमें किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है। तो OEC का जो है ओरिजिन ये करने के लिए था कि किस तरह से मार्शल प्लान काम कर रहा है। 1948 में इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, धीरे धीरे चीजें डेवलप करती हैं, मार्शल प्लान अपना काम करता है, चीजें डेवलप होती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो तबाही हुई थी उससे उभर कर वो सुचारू तरीके से नॉर्मल लाइफ अपनी स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके OEC अपने दरवाजे खोलता है बाकी देशों के लिए और वो OECD में कन्वर्ट हो जाता है। 1961 में 1961-62 के अंदर OECD का ओरिजिन होता है, यानी OEC जो है वो OECD बन जाता है। ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज को भी लेता है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं उनको भी, उनके लिए भी दरवाजे खोल लेता है। तो ये जो था ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए था
लेकिन ओईसीडी नॉन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी होता है। ठीक है, अच्छा अब इनका काम क्या है, ओईसीडी का काम क्या है, ये क्यों इतना है, पहले समझते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, पेरिस यानी फ्रांस के अंदर है। टीसीएसपीडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी पूछा जाए कि ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां है तो वो फ्रांस के अंदर है। दूसरा, इसका ओरिजिन 1961-62 के अंदर हुआ है। ठीक है, और इसका काम जो है वो जो जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इनके ऊपर अपनी राय देना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करना। ठीक है, कुल 38 मेंबर हैं इसके, देखिए समझेगा, 38 मेंबर्स हैं। 38 मेंबर्स तो इसके अंदर हैं ही हैं, लेकिन ये नॉन मेंबर्स के लिए भी काम करता है, यानी कि जो इसके पास मेंबर है वो उसको तो ये अपनी सर्विसेज देता ही देता है, बट जो बाकी कंट्रीज हैं या 137 कंट्रीज, जो 137 कंट्रीज दूसरी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी ये अपनी बातें, जो भी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, जो भी अपने डेटा होता है, जो भी अपनी रिपोर्ट होती है, उसको वो शेयर करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि ये ना सिर्फ इकोनॉमिक आपको आप रिपोर्ट देता है, बल्कि आपको ये डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ में आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशंस कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इस मंच पर सभी कंट्रीज के जो हेड होते हैं वो पहुंचते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो भी उनको सोशली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके देश में जितना भी टैक्स को लेकर दिक्कत आ रहा है, खासकर टैक्स को लेकर, दो चीजें, टैक्स और वर्ल्ड ट्रेड, टैक्स और वर्ल्ड ट्रेड, इन दो चीजों पर ही ज्यादा फोकस रहता है कि किस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए दुनिया का और किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार बेहतर हो सकता है। तो उसके ऊपर ये जो ओईसीडी जो है वो अपनी राय देता है और उसके ऊपर अपने जो एक्सपर्टीज रखता है। अब ओईसीडी कहता है कि 15% जो है वो ग्लोबल टैक्स में लगना चाहिए, 15% ग्लोबल टैक्स लगना चाहिए। किनको? एमएनसीज को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दुनिया बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, उनको ये 15% टैक्स पे करना चाहिए। कब से? 2023 से 15% टैक्स पे करना चाहिए। और ये एमएनसीज को क्या एक परिभाषा दी गई है कि जिनका जो रेवेन्यू है वो लगभग आपका, इसके मान के चलिए कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाने की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं। अच्छा, अब एमएनसीज का यहां पर बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, मेन प्रॉब्लम यहां पे है क्या, समझते हैं इस बात को, क्योंकि ये जो टैक्स की बात कर रहा है, ये टैक्स वैसे तो बहुत से टैक्स लगते हैं, दुनिया भर में टैक्स लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों एक खबर निकल के आई है। एक कॉन्सेप्ट दिया, पिलर 2 मॉडल। क्या दिया? पिलर 2 मॉडल। क्या है पिलर 2 मॉडल? ये पिलर 1 है, ये पिलर 2 है, यानी कि ये कोई कंट्री है, कंट्री 1 है, कंट्री 2 है। अब होता क्या है आज के जमाने में कि कोई भी कंट्री कहीं पर रजिस्टर्ड होती है, मान लो कंपनी एक है, ये कंपनी कोई है, वो यहां पर रजिस्टर्ड है, यहां पर रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है, रजिस्टर्ड हो गई। अब लेकिन वो काम सिर्फ अपने देश में नहीं कर रही है, वो दूसरे देशों में भी काम कर रही है, वो यहां पर भी काम कर रही है, वो यहां पर भी काम कर रही है, यहां पर भी काम कर रही है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले कोई प्रोडक्ट जो है वो एक देश से दूसरे देश जाता था, तो जब एक देश से दूसरे देश जाता था तो यहां पर जो भी माल बिकता था, जो होता था, उसके ऊपर टैक्स लगा करता था, तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा इजी था, सिंपल था। लेकिन धीरे धीरे दो चीजें हुई हैं जिसको आपको लिखना जरूरी है। डिजिटलाइजेशन, क्या हुआ है? डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये दो चीजें
बहुत ज्यादा तेजी से बनी हैं पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर। दो चीजें, डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इन दोनों ने क्या किया, इससे क्या हुआ, कंपनी की रीच बढ़ गई। ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखिए अब मान लीजिए कोई कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप इंडिया में वेबसाइट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उस कंपनी से ट्रेड कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आपको रजिस्टर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, आप सामान मंगा सकते हैं। लेट्स सपोज amazon.com, amazon.in तो इंडिया में चलता है, लेकिन amazon.com जो है उससे भी आप सामान मंगा सकते हैं बिना वहां जाए हुए। तो दो चीजों ने, डिजिटलाइजेशन ने और ग्लोबलाइजेशन ने चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब कंपनी बहुत तेजी से टैक्स चोरी करने लगी, टैक्स चोरी होने लगी बहुत ज्यादा, ठीक है, टैक्स चोरी होने लगी। बिना कंपनी दूसरे देश में जाए हुए वहां से काम कर लेती थी और टैक्स बचा लेती थी। एक चीज में और भी इंक्लूड हो गई, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कंपटीशन को, कहते हैं कंपटीशन का एडवांटेज लेने के लिए एक टैक्स रिबेट भी दिया। क्या दिया, टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट भी दिया, ठीक है। जैसे कि मॉरिशस हो गया या बाकी टैक्स हेवन कंट्रीज हो गई, जहां पर बहुत ज्यादा, कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज हैं ये। इन्होंने क्या किया, यहां पर जीरो टैक्स लगता है। यहां पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो टैक्स पे नहीं करती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सुपर रिच आदमी, जैसे इंडिया की तरफ से बहुत सारे सुपर रिच आदमी या अमेरिका के, यूरोप के, जो टैक्स बचाने के लिए इन कंट्रीज में जाते हैं और वहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। तो इनको जीरो टैक्स देना पड़ता है, तो अपनी कंपनी के लिए टैक्स बचा, क्योंकि ये बोलते हैं हमारी कंपनी तो है ही, वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, हमें इंडिया से क्या मतलब, हम इंडिया में टैक्स क्यों दें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, कभी कभी जो कंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि हम कोई भी तरह टैक्स नहीं पे करेंगे, आप कोई तरह टैक्स रिबेट कर देंगे। तो टैक्स रिबेट की बात करते हैं, जीरो टैक्स की बात करते हैं, इससे व्यापार में बहुत दिक्कत आती है। तो किसी को तो बहुत एडवांटेज मिलता है, जैसे मॉरिशस जैसे कंट्री जहां पर टैक्स रिबेट ज्यादा है या जीरो टैक्स है, तो उनको फायदा तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। बट बाकी देशों में जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, जहां पर टैक्स सिस्टम है, मजबूत टैक्स सिस्टम है, उनको दिक्कत ज्यादा आती है। तो ऐसा ना हो और सिर्फ मॉरिशस जो है पूरा फायदा ना उठा लें, तो इसके लिए एक ग्लोबल टैक्स सिस्टम की बात की गई है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, कोई भी एमएनसी जो होगी वो 15% का टैक्स पे करेगी ही करेगी, यानी कि ग्लोबल टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो कोई कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, इंडिया में काम करती है, या इंडिया में रजिस्टर्ड है, मॉरिशस में काम कर रही है और 15% से कम टैक्स पे कर रही है इफेक्टिवली, चाहे कहीं पर भी काम करे, कुछ भी करे, लेकिन 15% से कम टैक्स पे कर रही है, तो इसको इतना मिनिमम तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो जिस देश में वो रजिस्टर्ड है और या जिस देश में वो काम कर रही है, अगर उनमें से कोई भी ऐसा टैक्स हेवन कंट्री है, यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पर ये रजिस्टर्ड है और यहां पर वो वर्क कर रही है, इनमें से कोई भी देश अगर टैक्स हेवन होगा और वहां पे जीरो टैक्स लगा रहा होगा, तो अगर देखा जाएगा कि 15% से कम टैक्स है तो इफेक्टिवली वो टैक्स लग ही जाएगा किसी भी तरह से। मतलब अब आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते, अब आपको मिनिमम 15% का टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बच नहीं सकते, कोई चाहे आप यहां रजिस्टर्ड हो, वहां पर हो, चाहे आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर हो, कहीं पर भी टैक्स हेवन होगा या जीरो टैक्स होगा तो उसका फायदा अब नहीं मिलेगा। अब आपको मिनिमम 15% का तो ग्लोबल टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि चूंकि देखिए ये समस्याएं जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हैं, तो ये समस्याएं जो हैं वो डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई हैं, क्योंकि कंपनीज जो हैं अब तो बहुत बड़ी कंपनी छोड़िए, अब छोटी छोटी कंपनियां भी जो हैं वो ग्लोबल लेवल पर चली जाती हैं। अब एक वेबसाइट लॉन्च करके, एक ऐप लॉन्च करके अब दुनिया किसी भी कोने पर अपना व्यापार कर सकते हो, ठीक है। डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे भी हैं, बट इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि इससे टैक्स चोरी भी होती है, ठीक है। तो OECD ने जो बोला
कि 15% टैक्स देंगे। और इसके लिए जो G20 की बैठक हुई है 2021 में जो G20 की बैठक हुई, उसके वहां पर एक टेम्पलेट उन्होंने बनाया और इन कंट्रीज को दिया है। टेम्पलेट का मतलब क्या है? एक फ्रेमवर्क, एक मॉडल बना के दिया है कि भाई इस तरह से अपने देश में टैक्स का स्ट्रक्चर आप क्रिएट करो जिससे कि पूरी दुनिया में सबको फायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना देश का टैक्स जीरो कर दिया तो सारा एडवांटेज उसको मिल जाए। अब एक सिस्टम होगा, अगर कहीं पे किसी कंपनी को 15% से कम वो टैक्स पे कर रही है अपने प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा और वो टैक्स सब में बढ़ जाएगा जाके। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा इसको समझते हैं। एक एस्टिमेशन निकाला गया है। कितना एस्टिमेशन निकाला है कि भाई लगभग लगभग 112 बिलियन रुपीस। कितनी? 112 बिलियन रुपीस का टैक्स जो है रेवेन्यू कलेक्ट होगा। अगर हमने ये किया तो 112 बिलियन का ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, सभी कंट्रीज पूरी दुनिया का होगा, ग्लोबल का होगा, लेकिन फिर भी 112 बिलियन बहुत है। और चूंकि एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, तो इससे जो कंट्रीज हैं वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में या अपने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए कर सकती है। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है कितना? 112 बिलियन रुपीस मिल रहा है ये, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा कि टैक्स हेवन कंट्रीज खत्म हो जाएंगे। टैक्स हेवन कंट्रीज जो हैं इनका बुरा वक्त आ जाएगा। एक टैक्स हेवन कंट्रीज जो हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक तरह का एक प्रोग्रेसिव और अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया में 2014 से देखा जाए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, 2014 से जो मोदी जी का रिजीम आया, पहला रिजीम आया, उसमें काफी टैक्स रिबेट दिया गया। काफी टैक्स रिबेट दिया गया कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिबेट दिया गया। अब कितना दिया गया? मोदी जी ने पहले अपने कार्यकाल में जो 5 साल कार्यकाल पूरा किया, उसके अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको 30% से गिराकर 22% कर दिया। 30% से गिरा के 22% कर दिया, यानी कि कॉर्पोरेट्स को हेल्प किया कि भाई आपको कॉर्पोरेट टैक्स लगता है वो 30% नहीं देना पड़ेगा, अब 22% देना पड़ेगा। यहां तक कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो नई बनाई है, जिन्होंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मेक इन इंडिया में आएंगे, तो वहां पर भी टैक्स जो है वो 25% से गिराकर 15% कर दिया है। 25% से गिरा के अब 15%। तो मतलब कि एक तरह का टैक्स में हेल्प की है, टैक्स में रिबेट की है कि ये कंपनीज ज्यादा काम कर सके, ठीक है, जॉब क्रिएट कर सके, जॉब क्रिएशन करें, ठीक है, इकोनॉमी में बूस्ट अप करें, ज्यादा काम होगा। तो सिर्फ टैक्स को कम करके शुरुआत में इन कंपनी को हेल्प करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरू में रेवेन्यू बहुत कम होता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर इन कंपनीज के पास रहेगा तो वो पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनके पास रहेगा तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो हिंदुस्तान को होगा। तो ये काफी बेहतर डिसीजन रहा है। लगभग हिंदुस्तान की बात करते हैं, 2018-19 में मोदी जी ने लगभग 1 लाख करोड़ का जो है टैक्स रिबेट दिया है। कितना दिया है? 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट मोदी सरकार ने 2018-19 में दिया है। तो इतना ज्यादा टैक्स रिबेट कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को। सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि जॉब क्रिएशन के लिए। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर का अच्छा डेवलप होना बहुत जरूरी है। और हम अगर चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो,
तो उसके लिए मजबूत कॉर्पोरेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टैक्स रिबेट करते हैं, सभी कंट्री करती हैं। सरकार जो है वो अपने अपने देश में, अपने अपने रीजन में वो कंपनीज को फायदा करते हैं, टैक्स रिबेट देते हैं। लेकिन टैक्स रिबेट अच्छी बात है, बट जब ये टैक्स रिबेट एक हद से ज्यादा हो जाए और इसका मिसयूज होना शुरू हो जाए तो टैक्स हेवन कंट्री बन जाते हैं। वहां पर अपने फायदे के लिए आप दूसरे देश का नुकसान करते हो। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए ग्लोबल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कम से कम 15% टैक्स तो कंपनीज को देना ही पड़े, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको देना ही पड़े, जिससे कि जहां से कंपनी ओरिजिन हुई है या जहां पर कंपनी काम कर रही है उन कंट्रीज को नुकसान ना हो, फाइनेंशियल नुकसान ना हो, उनको पैसा मिले उनका। ठीक है, टैक्स हेवन कंट्रीज खत्म हो जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया ने कोई प्रावधान नहीं किया है। 2022-23 में जो बजट आएगा, जो बजट आपका आएगा 2022 और 23 का जो बजट आएगा, उसमें हो सकता है सरकार इस तरह का प्रावधान करे, या तो पूरा 15% टैक्स रिबेट हिंदुस्तान कर दे कि नहीं कंपनी नहीं देंगी, हम देंगे, सरकार देगी, या एक कोई मिनिमम टैक्स जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि बजट में क्या होता है। लेकिन अगर बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म की, तो ये वन ऑफ द बिगर ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म है, काफी ज्यादा सही है। और देखिए एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की यहां बात हो रही है या ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं GS1 की बात करेंगे तो वहां पर ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है। तो कभी आपसे नेगेटिव में कोई पूछ ले कि भाई क्या दिक्कत है, तो आप बात कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान ये भी है कि टैक्स के जो चैलेंजेस हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है। सिर्फ अच्छा ही नहीं होता है, कुछ बुरी बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टैक्स एक कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर हम बात करते हैं GS3 में, जो आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर आएगा सवाल, वो आप इस टॉपिक से देख सकते हैं। साथ में ऐसे में भी इस तरह के सवाल आपको बन जाते हैं। तो आपको एक सिनेरियो बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और उसके इंपैक्ट क्या क्या रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।